हेलो। हाँ जी। तो बात चल रही है बिना किसी बकवास के फोर्स की। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में, क्या क्या जान चुके हैं। फोर्स के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि भैया ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। हमें सेकंड लॉ ने बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फालतू की बातें। ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया ये। और दूसरे पॉइंट में तीन पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, फोर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या इंपॉर्टेंट है जी। फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कहाँ लगाई जा रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे, किस पॉइंट पे अप्लाई करी जा रही है। मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है जी, कितने फोर्स की मैग्नीट्यूड अप्लाई करी जा रही है, किस पॉइंट पे करी जा रही है और किस डायरेक्शन में की जा रही है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी। ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फोर्स को जानने के लिए हमें, हमारे पास तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके ओके। तो हमारे पास तीन चार तरह की फोर्स होती हैं यार, ये बातें हम कर चुके हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं आपको। एक होती है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। हम्म। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता रही हूँ। क्या बता रही है मैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता रही हूँ। और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर ही हम आगे सवाल करेंगे। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बड़ी फेमस फोर्स है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और होती है जी न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। कहने को तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं यार। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और क्या बोल लूँ जी, एक होती है न्यूक्लियर फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, और कौन सी हो गई यार। वैसे तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं लेकिन ये कुछ मेन होती हैं। ठीक है जी। तो इसी में कुछ होती है एक वीक फोर्स। वैसे तो क्या बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। मतलब मैं इसको कहूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको कहूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसको कहूँ मैं न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है। बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर एक बात कही जा सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उससे ज़्यादा। अगर कोई पूछे 10⁻36 टाइम्स होती है, 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन सब की पापा है, इन सब के पापा है मतलब न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। क्या कहा जी, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अच्छा, वीक फोर्स एक और भी होती हैं। वीक फोर्स होती हैं वो, उनको वीक फोर्स में काउंट करा जाता है। वो क्या होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, सुनो 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 सुनो, सुनो। देखो, एक और होती है वीक फोर्स। वीक फोर्स, उसके अंदर हम काउंट करते हैं बेसिकली दो या तीन तरह की फोर्स काउंट करते हैं हम उसके अंदर। एक काउंट करते हैं हम जी टेंशन। वीक फोर्स में क्या क्या काउंट करते हैं, एक काउंट करते हैं हम, एक तरह की फोर्स होती है टेंशन। वीक फोर्स में एक फोर्स होती है टेंशन, और दूसरी फोर्स होती है कांटेक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, कांटेक्ट फोर्स। यहीं से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। कांटेक्ट फोर्स में कितनी फोर्स होती है, हम कौन कौन सी लेते हैं। एक लेते हैं हम नॉर्मल फोर्स। कौन सी है जी, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। और एक होती है फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहीं से हमारी बातें शुरू हो जाती हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बातें। टेंशन है, नॉर्मल फोर्स है, और है फ्रिक्शन। समझ में आया क्या। ओहो 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 हे। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं।
देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नॉर्मल फोर्स के बारे में। आपको नॉर्मल फोर्स समझाऊंगा, एक एक करके मैं सारी फोर्स आपको समझा दूंगा। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में आप सिर्फ इतना समझो कि नॉर्मल फोर्स के लिए टच होना ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है ये? नॉर्मल रिएक्शन। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास, ये रखा, ठीक है जी। ब्लॉक रखा है एम मास का, नीचे की तरफ उसे एक अर्थ खींच रही होगी। अरे खींच रही होगी कि ना ही, खींचे होगी कि ना ही, एम जी फोर्स से खींच रही होगी। लेकिन ये ब्लॉक नीचे तो जा नहीं रहा, इसका मतलब ऊपर की तरफ किसी ने इसको फोर्स लगाकर रोक लिया होगा। समझ में नहीं आया? यानी ब्लॉक ने अपना वेट डाल दिया इस ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, जिसको मैंने कैपिटल एन से दर्शाया है, दर्शा दिया। समझ में आएगा? कैपिटल एन से दर्शा दिया। और इसको हम क्या कह देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम क्या कह देते हैं? सर नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल है अब नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल है अब नॉर्मल है। ये नॉर्मल बताता है परपेंडिकुलर को। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है, क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, हम लगते हैं ऊपर की तरफ, हमारा नाम है नॉर्मल रिएक्शन। हम लगते हैं किसी एक्शन के रिस्पॉन्स में, एक्शन है एम जी और हम हैं रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक बार जितनी आ जाती है, वक्त के साथ साथ बदलती नहीं। बात समझ में आ गई क्या? डज नॉट चेंज विद टाइम। हाँ, डज नॉट चेंज विद टाइम। सबसे पहली बात तो क्या है भैया? टच होना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल दिया हमने? ऑब्जेक्ट्स का नॉर्मल रिएक्शन के लिए टच होना बहुत ज़रूरी है। टच होना बहुत ही है ज़रूरी। ओ माय गॉड, टच होना है ज़रूरी, बातें हैं अधूरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम के साथ बदलती नहीं। डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। एक बार जितनी आ जाती है आ जाती है। तीसरा पॉइंट है बंधु, इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। इट ऑलवेज ट्राइज, इट ऑलवेज ट्राई to compress the body. It acts in such a fashion. ऐसे लिखना चाहिए। oh my god, it acts in such a way so as to compress the object, so as to compress the body. मेरी बात समझ में आई? चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। नाम में ही संसार है। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। इट्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, देखो यहां पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रही है। अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली बात कैसे कि भैया ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हो। क्या रखा हो? ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रख दिया हो? ऑब्जेक्ट रख दिया हो। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रख दिया हो? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारे पास महोदय, इधर देखिए कि आपने एक डिब्बा रखा, ये रखा कैपिटल एम मास का। क्या मान लो यार 10 किलो का मान लो, क्या बात है, हमारे घर से थोड़ी जा रहा है, मान लो 10 किलो का। अब इस 10 किलो के ऊपर आपने मान लो कि रख दिया एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? हाँ, तो 5 किलो दबाना चाहेगा इस 10 kg को। ऐसे ऐसे ऐसे। ये छोटा सा एरो दिख रहा है आपको? ये छोटू सा एरो दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये 10 किलो दबाना चाहेगा ग्राउंड को। ये 10 किलो दबाना चाहेगा ग्राउंड को। बात समझ में आ गई क्या? तो बात सुनो, एक नॉर्मल रिएक्शन तो मिलेगा यहां से, एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा यहां से ग्राउंड से 10 kg को। समझ में आया? देखो हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको। देखो, तो 10 kg के ऊपर लगेगा एक नॉर्मल, इससे ऊपर की तरफ। ये लगा किस पर? 10 kg पर। ठीक है, और 10 kg 5 kg के ऊपर लगा रहा होगा। तो ये दो नॉर्मल हैं। ये वाला नॉर्मल जो जो 10 kg पर लगा, इसको हमने क्या कह दिया? N1।
और जो 5 kg पे लगा उसको हमने क्या कह दिया, N2। बात समझ में आ गई क्या, N1 N2। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और भी बहुत सारे होते हैं नॉर्मल, आइए देखिए हम पहचानते हैं नॉर्मल को। ओ माय गॉड, ज़्यादा छोटा है। हाँ जी, तो और भी तरह के नॉर्मल हो सकते हैं, देखिए ध्यान से आप। मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से सटा हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है हम बताते हैं आपको, कैसे जा रहा है देखिए, ऐसे जा रहा है। ओके, ये बिग ब्लॉक, बिग, ये कौन सा ब्लॉक है, बिग ब्लॉक, और ये रहा छुट्टू ब्लॉक। तो ये रहा ब्लॉक ए और ये रहा छुट्टू ब्लॉक। तो जब कोई ए ब्लॉक को धक्का मारेगा, जब कोई ए ब्लॉक को धक्का मारेगा, या जल्ला छुपा ऐसे करके धक्का मारेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब ए को धक्का दिया गया वो ए धक्का ट्रांसफर कर देगा बी पर, मतलब दोनों ही मूव करेंगे, तो ए बी पर फोर्स लगाएगा, ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। ये भी एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। बात समझ में आ गई क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक टाइप है नॉर्मल फोर्स। तो इनको आप नॉर्मल फोर्स इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर। इसको भी हम जूम करके दिखाना चाहते हैं आपको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए। हाँ, तो ये वाली जो फोर्स है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ए लगा रहा है बी पर, बी पर लग रही है किसकी वजह से, ए की वजह से। तो आप इस फोर्स को क्या कह सकते हो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इस वाली फोर्स को क्या कह सकते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इनके नाम हैं ऐसे, समझ में आया। हम तो थोड़ा सा जूम कर दिया है तो ऐसा लिख के दिखाएं कि आपको बंद आंखों से भी दिखाई दे जाए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना जी। चलो जी आगे, तो ध्यान से सुनो, ये भी एक तरह की क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जी। क्या है जी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एफ ए बी को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या कहेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और एफ बी ए को क्या कहोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। समझ में आया क्या। चलो कुछ सवाल करते हैं यार, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। क्या है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स कह दो या नॉर्मल फोर्स कह दो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पॉज करके कॉपी कर लो जिसको जो करना हो, बूम। तो कुछ सवाल करके देखते हैं कि नॉर्मल फोर्सेस के सवाल होते कैसे हैं। मैंने कहा हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो आ जाओ एक सवाल करते हैं यार, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल, ठीक है, कि वही सवाल कर लेते हैं। मैं 3 डिब्बे रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ, 3 डिब्बे। एक डिब्बा, एक और डिब्बा, एक और डिब्बा, और हो गए अनेक। चलो चलो, एक एक करके हो गए अनेक। देखो भाई, तो ये मान लो आप 10 kg का, ये मान लो आप 5 kg का, और इसको मान लो छुट्टक से को 2 kg का, ठीक है। इसको कह दिया हमने ब्लॉक ए, इसको हमने कह दिया ब्लॉक बी, और इसको हमने कह दिया ब्लॉक सी। फाइंड 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 कॉन्टैक्ट फोर्स। मेरे साथ साथ लिख लो, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट पार्ट, बिटवीन ब्लॉक्स। फर्स्ट पार्ट ए एंड बी, ये तो होना ही था। सेकंड पार्ट बी एंड सी,
थर्ड पार्ट बस यही हो सकता है यार, ए और बी के बीच में बात हो सकती है। सी एंड ग्राउंड, अगर ज़बरदस्ती मैं आपसे कुछ पूछ ही लूँ, सी एंड ग्राउंड के बीच में बात कर दो, सी एंड ग्राउंड के बीच में। सबसे पहले हम सॉल्व करते हुए फर्स्ट पार्ट का ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? फर्स्ट पार्ट। देखो जी, फर्स्ट पार्ट में क्या बात है, ए और बी के बीच में बात हो रही है। किसके बीच में बात हो रही है? ए और बी के बीच में। मैं आपको एक नई टर्म यहाँ पे बोलने वाला हूँ जिसको मैं क्या नाम दूंगा? फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले आप 2 kg के हालात देखो। 2 kg पे सिर्फ एक फोर्स है, 2 kg पर सिर्फ एक ही फोर्स है। वो कौन सी है? 2g। वो कौन सी फोर्स है? 2g। उसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है। भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ वेट कितना होता है? अगर m मास है तो नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी खींचे पड़ी है तो उसका मास कितना वेट लग रहा है उसको? m इंटू जी। उम्मीद है आपको ये बातें पता होंगी, आप 9th क्लास पास हैं। समझ में आया? तो जिनको पता है मुबारकबाद, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे कि नीचे की तरफ कौन सी फोर्स होती है, हमेशा mg फोर्स लगती है। तो ये 2g फोर्स लग रही होगी। लेकिन अब ज़रा सा दूसरे हालात समझने की कोशिश करो। कौन है वहाँ पे? एक 5 kg ब्लॉक है। कौन है जी? 5 kg ब्लॉक। जब 5 kg ब्लॉक पे आप नज़र डालोगे तो 5 kg को 2g फोर्स से दबाया जा रहा होगा। और वो कौन दबा रहा है? 2 kg दबा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना यार। तो 2 kg 5 kg को दबाने की कोशिश कर रहा है। कितनी फोर्स से? 2g फोर्स से। क्या 5 kg को ये वापस फोर्स ऊपर की तरफ रिवर्ट लगानी पड़ेगी 2g को रोकने के लिए? अगर समझने की कोशिश करो, जितनी फोर्स से 5 kg को दबाया जा रहा है उतनी ही फोर्स 5 kg को वापस लगानी पड़ेगी ताकि वो 2 kg ब्लॉक को वहीं रोके रखे, अन्यथा 2 kg 5 kg के अंदर घुस जाएगा। समझ में आया क्या? तो ध्यान से सुनिए कि 5 kg को वापस कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 2g फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस वाली फोर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? ध्यान से देखना। इस वाली फोर्स को मैं नाम दे सकता हूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मैं इसको बी कह रहा था और इसको मैं क्या कह रहा था? ए। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये कितनी आ गई? 2g। और ये कितनी है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो आपको एक बात जो जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, एक बात जो जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, वो क्या है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनको हम क्या कह देते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर कह देते हैं। समझ में आया क्या? एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। ठीक है? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसी दो फोर्स को जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, इन ऐसी दो फोर्सेस को हम क्या कह देते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इतनी बकवास के बाद अपने को ये बात समझ में आई कि ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 2g के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 2g। समझ में आया क्या? और बी और सी के बीच में अगर आप बात समझोगे तो 5 kg के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? 2g। और 5g अपना भी वेट किसके ऊपर डालेगा? 10 kg के ऊपर। तो होल सोल अब आपको ये समझ में आ जाए तो बात बन जाए कि भैया 10 kg के ऊपर 7 kg रखा हुआ है। अगर आपको समझ में आया कि 10 kg के ऊपर कौन रखा हुआ है? 7 kg। तो 10 kg को कितनी फोर्स से दबाने की कोशिश हो रही होगी? 10 kg को कितनी kg से कितने से दबाने की कोशिश की जा रही होगी?
ध्यान से सुनो, ये है ब्लॉक सी, ऊपर कौन रखा है 7 kg। हम कैसे मान लेंगे क्या रखा है ऊपर 7 kg। तो 7 kg की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी 7g, और सी को भी उसको वापस उतनी ही फोर्स लगानी पड़ रही होगी एज अ रिएक्शन। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी किसके इक्वल आ गई 7g के इक्वल। और वापस अगर मैं आपसे बात करूं कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितनी आ गई होगी 7g के इक्वल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई 7g। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर ग्राउंड की बात कर लें, थर्ड पार्ट की बात कर लें, तो 10 kg के ऊपर है 5 kg, 5 kg के ऊपर है 2 kg। तो ग्राउंड के ऊपर होल सोल कितना वेट रखा हुआ है, कितना वेट रखा हुआ है जी? हाँ, तो ऊपर रखा हुआ है एज 17 kg ब्लॉक। तो ये 17 kg ग्राउंड को दबाने की कोशिश कर रहा होगा, कितनी फोर्स से 17g से। और ग्राउंड भी वापस इस ब्लॉक को 17g ही लगा के रोकेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? ये ग्राउंड पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा 17g के इक्वल mg, और ग्राउंड इस पर फोर्स कितनी लगा रहा होगा 17g। तो फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू 17g। समझ में आया? अगर सी अकेला रखा होता, उसके ऊपर 5 kg 2 kg ना होते तो 10g होता। कितना बकवास सवाल करा रहे हो सर, कुछ अच्छा सवाल कराओ। लो भैया, बढ़िया सवाल आपके लिए हाजिर है, गर्मा गर्म। देखो 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 इधर देखो। मान लेते हैं कि एक बॉल रखी हुई है। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली सर्कल, व्हाट अ लवली सर्कल। और मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसे सॉफ्टी कोन है, यहाँ पर कौन है ऐसे सॉफ्टी कोन, ठीक है। और ऐसे है सॉफ्टी कोन, और ऐसे बॉल रखी हुई है। बॉल का जो मास है वो मान लेते हैं 5 kg मान लो, ठीक है। बॉल का मास कितना मान लो 5 kg। चलो 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 जल्दी जल्दी सवाल करेंगे भाई, सवाल करेंगे सवाल करेंगे। शाबाश 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 शाबाश। तो 5 kg की बॉल है, समझ में आया? आपसे वो पूछ रहा है, और बॉल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। कैसे प्लेस्ड है? सिमेट्रिकली। पूछ रहा है कि ये है सरफेस 1 और ये है सरफेस 2। फाइंड द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय सरफेस 1 एंड सरफेस 2। फाइंड द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, लिख लो जल्दी से सवाल लिखो। फाइंड द नॉर्मल फोर्स provided by surface 1 and surface 2, surface 1 and surface 2, tan tan tan। चलो जल्दी से सवाल करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पॉज करके सवाल करने की कोशिश करो। और सर आपने रेडियस नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा, रेडियस बताना ज़रूरी है क्या? रेडियस बताना ज़रूरी है क्या? रेडियस बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये कितना है। इसको आप मार्क कर लो 60 डिग्री, 60 डिग्री मार्क कर लो इसको, और सवाल करने की कोशिश करो। शाबाश। पॉज करके कॉपी कर लो, सवाल करने की कोशिश करो। शाबाश। चलो भाई मैं कराता हूँ सवाल। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अपने आंसर जो भी आ गए आप टैली करना मेरे से कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, देखना भैया। तो सवाल में आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर 60 डिग्री जो एंगल है, अगर इसको वर्टिकल से देखा जाए, ये दोनों तरफ एंगल 30 डिग्री डिवाइड हो चुका होगा, ठीक है। इस फिगर को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ कि जिसको मैं थोड़ा सा सड़ा सकूं। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन तो इसका बहुत छोटा सा है, ध्यान से देखना। देखो भाई,
तो इसके सेंटर से नीचे की तरफ कितना कितना वेट आ गया होगा जी, बोल दो 5G। नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 5G। बात समझ में आ गई क्या? बात ये है कि यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल आ रहा होगा, सरफेस 1 से आने वाला नॉर्मल, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल 1 कह देते हैं। सरफेस 1 से आने वाला नॉर्मल, उसको हम क्या कह देंगे, नॉर्मल 1, ठीक है जी। और सरफेस 2 से आने वाला नॉर्मल, उसको हम क्या कह देते हैं, N2 कह देते हैं। आपको मेरी बात से उम्मीद है कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको तो किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है जी। ध्यान से देखो देखो इधर देखो। तो यार ऐसा समझो कि ये वर्टिकल से सिमेट्रिक है। वर्टिकल से कैसा है, मतलब ये बॉल कैसे लगी हुई है, सिमेट्रिक लगी हुई है। तो यहाँ पर दोनों तरफ एंगल कितना हो चुका होगा, 30 डिग्री और जी 30 डिग्री, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, मैं इस पॉइंट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है। समझ में आया? ये N2 है, ये N1 है। और ये है 5G, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल कितना हो रहा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पे कमेंट कर सकते हो आप। देखो 30 डिग्री, ये कितना है ऑलरेडी, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्यों बंधु, आपको मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? 60 डिग्री, और ये क्या है, N1, ठीक है जी। अब आप क्या करो, इनको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना होगा, N2 sin 60। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, N2 cos 60। और एक और कंपोनेंट आएगा इधर, इधर ऊपर की तरफ कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा, N2 cos 60। और यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा N1 cos 60। और N1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, N1 sin 60। और यहाँ पे कितना आएगा, N2 sin 60। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर पॉइंट स्टेशनरी है, अगर पॉइंट कैसा है, स्टेशनरी, तो ध्यान से सुनो, N1, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप समझो, N1 sin 60 मस्ट बी इक्वल्स टू N2 sin 60। बाबा ये बैलेंस्ड फोर्स वाली बात है, हम बता चुके हैं आपको कि बैलेंस्ड का मतलब होता है कि दोनों फोर्सेस इक्वेट कर जाएं। तो इस वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस होगी, तभी तो ये रुका हुआ है। बोलो, नेट फोर्स बैलेंस हो गई होगी, दोनों इक्वल होंगे, काट दिए होंगे एक दूसरे को, तभी तो ये बॉल इधर ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती। समझ में आ गया? तो N1 किसके इक्वल आ गया, N2 के इक्वल। पहला पॉइंट, N1 किसके इक्वल आ गया, N2 के इक्वल। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, क्या हो सकता है। ऊपर की तरफ कौन लगा है, N1 cos 60 प्लस N2 cos 60, और नीचे की तरफ क्या लगा है, 5G। ये बनेगी दूसरी इक्वेशन इस वाले एक्सिस के अलोंग। पहले आपने किसके एक्सिस के अलोंग लगाई, एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरी इक्वेशन लगाई आपने वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों जैसे कि इक्वल बताया गया है, तो आप इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। 2N1 cos 60, क्या लिख सकते हो आप इसको, 2N1 cos 60 इक्वल्स टू 2N2 cos 60 इज इक्वल्स टू 5G। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा 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 2N1 cos 60 इज इक्वल्स टू 5G।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। सॉल्व करके देख लो, cos 60 कितना होता है? हाफ, हाफ हाफ से कैंसिल, तो कितना आ गया N1? 50 न्यूटन। और यही N2 है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि डू यू लव मी राइडिंग, कि यहाँ से मिलने वाला, ओ तेरी, यहाँ से मिलने वाला जो नॉर्मल है वो कितना है? N1, वो भी 50 न्यूटन है। और यहाँ से मिलने वाला नॉर्मल कितना है? वो भी क्या है? 50 न्यूटन है। बात समझ में आ गई क्या? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। बात समझ में आ गई क्या? ये न्यूटन, 50 न्यूटन। चलो एक और सवाल करते हैं यार, ठीक है? आओ प्यारे प्यारे बच्चे, देखो भाई एक और सवाल कर देते हैं। एक है 2 ब्लॉक सिस्टम, एक है 3 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है? इसको हम काइंड ऑफ कनेक्टेड मोशन बोलते हैं। कनेक्टेड मोशन, बड़े ब्लॉक से छोटा ब्लॉक चिपका हुआ, ठीक है? जिनको ये सवाल आता है वो खुद से करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो भाई, इसको मान लो आप 12 kg ब्लॉक, और इसको मान लो आप, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है 4 kg ब्लॉक, ठीक है? और 12 kg पे फोर्स लगाई जा रही है। 12 kg पे क्या लगाई जा रही है? फोर्स लगाई जा रही है, लगाई जा रही है। कितनी फोर्स लगाना चाहोगे यार? 80 न्यूटन लगा दो। 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, फाइंड। और आपसे सवाल किया जा रहा है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक, इसको कह दिया ए ब्लॉक, इसको कह दिया बी ब्लॉक, बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी। बात समझ में आ गई क्या? तो इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, इस सवाल को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है। धक्का दिया जा रहा है किसको? 12 kg को, लेकिन जो धक्का दे रहा है मान लो वो मैं ही हूँ। मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ, तो मुझे क्या पता 12 kg के आगे 4 kg आके बैठ गया और इसके ऊपर 12 kg लिखा थोड़े ही था, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये टोटल मास कितना है? 16 kg। तो मैं इसको अलग अलग ना मान के एक ब्लॉक कंसीडर कर लूँगा। मैं इसको अलग अलग ना मानकर क्या कंसीडर कर लूँगा? एक बड़ा ब्लॉक कंसीडर कर लूँगा, विच इज़ इक्वलेंट टू 16 kg। और मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ? 80 न्यूटन। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस ब्लॉक का, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा? जितना 16 kg का आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हैं जी, हैं जी, आनी चाहिए जी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? ध्यान से देखो, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 80 डिवाइडेड बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। यानी इसका मतलब ये है, इस बात से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ 12 kg ब्लॉक इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो बंधे हुए हैं कि 4 kg वाला भी कितने से जा रहा है? 5 kg से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 12 kg भी कितने से जा रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दूसरी बात मुझे अब क्या निकालनी है? कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, यानी कि इन दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी। मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि 4 kg को धक्का देने वाला जो है वो 12 kg है, यानी कि 12 kg किस पे फोर्स लगा रहा है? 4 kg पे। तो 4 kg को एनालाइज करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करने वाली बात आ गई, ठीक है? फोर kg को एनालाइज करो। 4 kg पे जो फोर्स लग रही होगी वो कौन लगा रहा होगा? 12 kg। मैंने इस ब्लॉक को बी ब्लॉक बोल रखा है। क्या वो इस ब्लॉक को क्या बोल रखा है? बी ब्लॉक। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है हमें पता लग गया ऑलरेडी कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है यार, और है ही क्या, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो इसी फोर्स को अप्लाई कर दो, एफ नेट की जगह क्या रख दो, एफ बी ए, एक अकेली फोर्स है जो उसको धक्का दे रही है, और मास इंटू एक्सेलरेशन के नाम पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखो क्या कर सकते हो। मास की जगह क्या रखोगे 4, और एक्सेलरेशन की क्या जगह रखोगे, एक्सेलरेशन की जगह रखोगे 5। तो ये आ गई 20 न्यूटन। कितनी आ गई जी, 20 न्यूटन। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितनी आ गई, 20 न्यूटन। और यही फोर्स सर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। क्या वेरीफाई करना चाहते हो भाई, कि 12 kg पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी, क्या वो 20 न्यूटन ही होगी। मैंने कहा लो देख लो, देखो 12 kg का ये जो हम बना रहे हैं ना सिस्टम से अलग अलग उठा के ला के, वहाँ सिस्टम में 12 kg लगा हुआ था, 4 kg लगा हुआ था, मैं उनको उठा के लाया और मैंने उन दोनों के अलग अलग डायग्राम बना दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये लगी इधर से कितनी है उसके ऊपर 80 न्यूटन, कितनी लग गई उसके ऊपर 80 न्यूटन, और इधर से जो लगी वो कितनी है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ 12 kg। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, माइनस या माइनस अपोजिंग फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 12 इंटू 5। तो ध्यान से सुनोगे अगर आप, 12 5 से कितना होता है 60 न्यूटन होता है, कितना होता है 60 न्यूटन। अब 80 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 20 20 20 20। तो एफ बी ए भी कितनी आ गई 20 न्यूटन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। समझ में नहीं आया। 3 ब्लॉक वाला जल्दी से मैं करता हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनना आप मेरा सवाल। सवाल है कुछ ऐसा, देखिए सवाल यही होगा कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए बी एंड सी। समझ में आया? प्रैक्टिस चल रही है। क्या चल रही है? प्रैक्टिस। मजाक चल रहा है, मजाक। तो ध्यान से सुनो, 5 kg, 3 kg, 2 kg, और इधर से आपने लगा दी इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स। ध्यान से सुनो, अगर मैं फोर्स किसी ब्लॉक पर ऐसे लगा दूं F, और यहाँ पे उसका एंगल रख दूं थीटा, तो कौन सी फोर्स होगी इस M ब्लॉक को आगे धक्का देने में? हैं जी, अजी सुनते हो? अगर हम F फोर्स इस तरीके से लगा दें थीटा एंगल पर, तो कितनी फोर्स है जो इसको आगे की तरफ धक्का दे रही होगी? ध्यान से सुनो, F cos थीटा, F cos थीटा, और ये लग रही होगी F sin थीटा। कंपोनेंट्स की दुनिया बाबू भैया, कंपोनेंट्स की दुनिया। रुको जरा, सब्र करो, हाँ सब्र करो। देखो सवाल कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पर मान लो मैं एक सवाल करा ही देता हूँ। 100 न्यूटन लगा रहा हूँ मैं। कितने लगा रहा हूँ? 100 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा दी जी? 100 न्यूटन फोर्स लगा दी, और यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री एंगल।
चलो फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको मैं ए ब्लॉक कह दिया, ए बी और ये है सी। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन फर्स्ट पार्ट बी एंड सी, सेकेंड पार्ट ए एंड बी। इसके अलावा कोई सवाल बनता नहीं यहाँ पर। तो ध्यान से सुनो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सी ब्लॉक को स्टडी करो, हमेशा इधर से स्टडी करते हैं, मेरी बात याद रखना। इधर से स्टडी करने में एक फ़ायदा है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुनो, सी ब्लॉक को धक्का कौन दे रहा है? सबसे पहले सी ब्लॉक को धक्का देने से पहले आप इतना समझो कि कितनी फोर्स है जो उसको आगे की तरफ धकेलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपने क्या कहा, 100 cos 60 विच इज़ इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन की फोर्स जो आई वो किसको धकेल रही होगी? सिर्फ 5 किलो को, सिर्फ 3 किलो को, सिर्फ 2 किलो को, या पूरे 10 किलो को? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो पूरे 10 किलो को खींच रही है, धक्का दे रही है इनफैक्ट। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन कितना आएगा भैया? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू अगेन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर सबका आंसर 5 ही आएगा? मैंने कहा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, 5 ही आया था। ऐसा 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 क्रांति नहीं मचाना रे। अब ज़रा सा हमारे 2 kg ब्लॉक के ऊपर नज़र डालिए भैया। 2 kg के ऊपर जैसे आपने नज़र डाली, आपको समझ में आया कि ई तो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ई को धक्का देने कौन आया हुआ है? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। कौन आया हुआ है धक्का देने? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो एक बच्चे ने बड़े प्यार से जल्दी से कैलकुलेट कर बताया, सर मैंने कहा हाँ बाबू बताइए। तो उसने कहा एफ सी बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सर 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मैंने कहा ओ माय गॉड दैट्स सो फास्ट। ओके ना, तो अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि बी और सी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितनी है? 10 न्यूटन है। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं, हमें एक स्टेप आगे भी जाना है। सर आप पूछने लगोगे एफ ऑन बी ड्यू टू सी। बाबा चाहे आप इसको कैलकुलेट कर लो, वो भी 10 न्यूटन ही आएगी, ठीक है? वो भी कितनी आएगी? 10 न्यूटन। चलो अब हम बी के जी का एफ बनाते हैं ताकि हम इन दोनों सरफेस के बीच में भी कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल सकें। इन दो सरफेस के बीच में कितनी आ गई? 10 न्यूटन। चलो बी ब्लॉक का यानी 3 kg का, ये तो कौन सा ब्लॉक था? सी। बस सवाल खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो बी ब्लॉक कितने का है? 3 kg का। इसको एक तो धक्का मिल रहा होगा इधर की तरफ से, किसकी वजह से? सी की वजह से। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। और इधर से कौन धक्का दे रहा होगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर, और मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी? जिधर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वो वाली फोर्स बढ़ी रही होगी, तभी तो एफ बी सी का अपोज करके वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर अचीव कर पा रहा है। तो आप क्या इक्वेशन बना सकते हो? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू 3 × 5 15। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना आ गया? ये 25 न्यूटन। समझ में आया क्या जी? पॉज करो, कॉपी करो। मतलब ये है कि जो ये दो सरफेस हैं इनके बीच में कितनी आ गई? 25 न्यूटन, और इनके बीच में कितनी आई? 10 न्यूटन। हाँ या ना? बहुत शानदार, कॉपी कर लो शाबाश, पॉज करके।
देखो ये है पूरा सवाल, समझ में आ गया क्या जी? बेहतरीन। नेक्स्ट, ये सवाल कर लिया, वो सवाल कर लिया, बेहतरीन, मज़ा आ गया। चलो एक और सवाल करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लेना चाहते हो क्या? बकवास बकवास सा, आप मुझे सॉल्यूशन उसमें कमेंट में बताना, या वैसे बताना जब भी कि क्या आ रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो। देखो जी सवाल, इसको मान लो आप 10 kg का, इसको मान लो आप 6 kg का, फोर kg का, और यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, मान लीजिए वो है 150 न्यूटन, 160 न्यूटन कर लूँ क्या? 160 न्यूटन। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए बी एंड सी। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, ये है आपका होमवर्क। ये सवाल करके आप मुझे प्लीज़ बताओ, ठीक है जी? तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।